नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लिस्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमें दो कंपोनेंट इसके बताने। देखिए दो ही होता है, एक तो होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। यही होता है हमारा क्या मेन कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सीएनएस के हमारे दो ही पार्ट हमारे क्या होते हैं। हाउ आर दीज कंपोनेंट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंजरीज, कैसे ये प्रोटेक्ट करता है? तो हम जानते हैं ये प्रोटेक्ट कैसे करता है। एक तो होता है स्कल और वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो क्या करता है, ये हमारा यहाँ पे हम बात कर लेंगे, ये हमारा ब्रेन में हमारा इनकेस का काम करता है। स्कल जो होता है ब्रेन में इनकेस का काम करता है। और वर्टिब्रल कॉलम हम बात कर लेंगे, बैकबोन जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड को हमारा सपोर्ट करने का काम करता है। और इसके चारों तरफ हमारा क्या होता है, सपोर्ट करने का मतलब यहाँ सराउंडिंग में हमारे क्या होता है, यही होता है। कौन? वर्टिब्रल कॉलम हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ। यही हमारा क्या कर देता है, हार्ड बोनी बैरियर अगेंस्ट द इम्पैक्ट। ये हमारा इम्पैक्ट के लिए, इम्पैक्ट जब भी होता है इसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, यही करता है, स्कल एंड वर्टिब्रल कॉलम। और अगर हम बात कर लें मीनिंग्स होता है, मीनिंग्स का मतलब क्या, मीनिंग्स जो होता है ये हम बात कर लेंगे, ये मेम्ब्रेन होते हैं स्कल, ये चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होते हैं, 3 मेम्ब्रेन हमारे डिवाइडेड होते हैं ब्रेन में। तो ऊपर वाला जो मेम्ब्रेन हमारा स्कल के ऊपर की हम बात कर रहे हैं, मीनिंग्स की बात कर रहे हैं, ये 3 मेम्ब्रेन हमारे क्या होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। और यही मेम्ब्रेन हमारे क्या करते हैं, एज एन हम बात कर लें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ हमारे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और कवर करते हैं। ये जब कवर करते हैं तो यही हमारा किस तरह प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है ना। और इसके बीच में जो होता है हमारा, हम बात कर लें, जो सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड होता है, क्या होता है, सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड, यही हमारा क्या करता है, ये फिल करता है स्पेसेस को जो मीनिंग्स में होते हैं। मीनिंग्स के 3 लेयर में जो हमारे स्पेसेस होते हैं उनको क्या करता है, ये फिल करता है। और एज एन शॉक एब्जॉर्बर के रूप में क्या करता है, काम करता है, मतलब कुशन के रूप में काम करता है। जो हम बात कर लें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के सडन मूवमेंट को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो यहाँ पे यही हमारे क्या करते हैं, 3 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और यही आपको क्या पूछा है, 3 नंबर के क्वेश्चन, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में हमारे क्वेश्चन नहीं है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। कौन सा है, 3 नंबर का क्वेश्चन में हमारा क्या किया गया, पूछा गया है। इसका ए सेक्शन है, इसके बाद भी हमारा सेक्शन है बी सेक्शन, इसका देख लेते हैं। बी सेक्शन में हमसे पूछा है कि राइट टू लिमिटेशंस ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के 2 लिमिटेशंस पूछ दिया। ध्यान रहे, लिमिटेशंस पूछा है तो लिमिटेशन ही बताना है आपको। लिमिटेशन का मतलब क्या, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हम बात कर लें। पहला, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर ओनली ट्रांसमिटेड टू दोज सेल्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय द नर्वस टिश्यूज। जो नर्वस टिश्यूज से कनेक्टेड होंगे उसी को क्या कर पाएगा, ट्रांसमिट कर पाएगा। और दूसरा, डज नॉट रीच ईच एंड एवरी सेल, सबके पास ये पहुंच नहीं पाता है। द सेल में टेक टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म। हम बात कर लें, ये सेल जो होते हैं नर्वस सिस्टम के, हम बात कर लें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, जब भी हमारा सेल कोई ट्रांसफर कर रहा है तो रीसेट करने में मैकेनिज्म क्या लगता है, टाइम लगता है। एंड वी रेडी फॉर जनरेटिंग अनदर इंपल्सेस, थोड़ा सा ये क्या लगता है, टाइम लेता है, ठीक है ना। द सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअली जनरेट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, ये लगातार इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट नहीं कर पाता है। तो ये आपको ये 2 लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस ही बताना है, ध्यान रखना है। फंक्शन आप मत बताने लगिएगा, यहाँ पे यही होगा आपका, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ लाइट। हमें फिनोमिना ऑफ लाइट बताना है, जिसके कारण हम बात कर लेंगे। पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट हमारी क्या करती है, इंटर करती है, इट इंटर्स स्मोक फिल्ड रूम में थ्रू ए स्मॉल होल, जो स्मॉल होल से इंटर करती है। कुछ इस तरीके से घरों में खिड़कियां होती है, खिड़कियों में हमारे क्या होता है, ऑलरेडी स्मोक, हम बात कर ले, जो सन की रेज आती है तो हम देखते हैं छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, उसी की बात कर रहा है। स्मोक फिल्ड रूम में हमें स्मॉल होल के थ्रू जब इंटर करता है तब की बात कर रहा है। आल्सो स्टेट, हमें बताना है कि कौन सा फिनोमिना ऑफ लाइट होगा। देखो फिनोमिना जो यूज करते हैं बीम ऑफ लाइट, ये तो होता है हमारा किसमें, टिंडल इफेक्ट में। किसमें, टिंडल इफेक्ट में। टिंडल इफेक्ट के कारण हमारी क्या होती है, लाइट्स जो हमारी स्कैटर्ड होती है, स्मॉल पार्टिकल, जैसे हम बात कर लें एयर हो गया, स्मोक हो गया या डस्ट हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, विजिबल होते हैं उसके पाथ में, ठीक है ना। तो इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो क्या बोल रहा है, आल्सो स्टेट द डिपेंडेंस ऑफ कलर ऑफ द लाइट वी रिसीव ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ऑफ द मीडियम थ्रू विच द बीम ऑफ लाइट पासिस। देखो एक बात समझो, यहाँ पे बात करें, टिंडल इफेक्ट जो होता है हमारा क्या करता है, जब लाइट इंटर करती है तो कोलाइडल पार्टिकल्स हमारे क्या करते हैं, ये हमारे लाइट्स के कारण स्कैटर्ड होते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, और यही स्कैटरिंग इल्यूमिनेट हमारा करता है पार्टिकल्स को, जिस कारण से पाथ ऑफ लाइट हमारी क्या करती है, ग्लो करती है। कलर ऑफ लाइट के बारे में बोला है, द कलर ऑफ लाइट जो भी हम देखते हैं डिपेंड्स करता है कि साइज ऑफ पार्टिकल हमारे कैसे हैं। अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स हमारे स्मॉलर है तो हम बात कर लेंगे ये कम हमारे क्या होंगे, शॉर्टर वेवलेंथ में हमारे क्या होंगे,
जैसे हम बात करें ब्लू लाइट, इसी तरीके अगर मैं बात कर लूं कि अगर मोर इफेक्टिवली हमारे होंगे यहाँ पे पार्टिकल्स, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिवली होंगे, लार्ज साइज के होंगे, तो लॉन्गर वेवलेंथ हमारे होंगे। जैसे हम बात कर लें रेड लाइट है हमारा, कैसा है रेड लाइट, तो ये डिपेंड कर रहा है कि कौन सा कलर है हमारा। अगर ये शॉर्टर वेवलेंथ है, स्मॉल पार्टिकल है, तो शॉर्टर वेवलेंथ हमारा ब्लू कलर के लिए होगा। और इसी तरीके ब्लू लाइट में, और इसी तरीके हम बात कर लें लॉन्गर वेवलेंथ होगा तो रेड लाइट में हमारा क्या करेगा, ज्यादा इफेक्टिवली होगा। तो आपसे पूछा यही है, आपको स्टेट करना है, आप ध्यान रखिएगा। 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया। पहले तो एक्सप्लेन किया है कि फिनोमेना कौन सा है, फिनोमेना होता क्या है ये बताना है, और आपको कलर में क्या इफेक्ट होगा ये बताना है, ठीक है ना। आगे बात कर लेंगे हम। 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा एक्सप्लेन द इन ब्रीफ फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम जानते हैं किस तरह यूज करते हैं, होम सर्किट के रूप में यूज करते हैं। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रिवेंट करता है डैमेज होने से बचाने के लिए। जब भी वायर, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है खुद को, किसके लिए, जो हमारे अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं उसके लिए। तो जब भी ओवरलोड हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ, दोनों ही कंडीशंस में हमारे आते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा ब्रेक हो जाता है, और जो भी अप्लायंसेस यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल, वो हमारे क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक हीटर हमारा करंट रेटिंग हमें दे रखा है 3 किलोवाट और 220 वोल्ट। हमें कह रहा है कैन बी ऑपरेटेड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, और यहाँ पे रेटिंग दे रखा है कितना, 5 एम्पियर। कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिक सर्किट की रेटिंग कितना देखा है, 5 एम्पियर। और करंट रेटिंग हीटर की कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी है। तो आप जानते हो, आप दोनों तरीके से यहां से लगा सकते हो। या तो आप पावर निकाल लो, जैसे कि यहां निकाला है V इक्वल टू वी आई, आपने निकाल लिया और 1100 आ गया। यहाँ पे हीटर का कितना है, 3000 हमारा किलोवाट, 3000 वाट है। 3 किलोवाट का मतलब कितना, 3000 वाट है। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा है। तो क्या कर देगा, ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होगा उसको ब्लोन आउट कर देगा। ब्लोन आउट का मतलब क्या हो जाएगा, ये ब्रेक कर देगा, ठीक है ना, क्योंकि सप्लाई हमारी क्या है, बहुत ज्यादा है। या इसको दूसरे तरीके कैसे निकाल सकते हो, आप यहां से जो P हमें दे रखा है 3 किलोवाट दे रखा है, 3000 वाट, आप इससे क्या कर लोगे, P इक्वल टू वी आई लगाओगे। लेकिन ध्यान रखना 3000 वाट तो ये है हमारा, और ये कितना दे रखा है, 220 वोल्ट दे रखा है। जब इसको सॉल्व करोगे तो 3000 अपान कितना आ जाएगा, 220 आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो लगभग हमारा 16 के आसपास जाएगा, 16 के आसपास जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, जो कि हमारा बहुत ज्यादा करंट है। 5 एम्पीयर से तो बहुत ज्यादा है। इस कार्ड से तब भी बता सकते हो कि हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज ब्लोन आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात आपसे यही कह रहा है, जस्टिफाई करने के लिए बोला है, आप बता दोगे और इसको एक्सप्लेन कर लोगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 33 में पहला नंबर पार्ट है, कह रहा है स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, देखो ओम्स लॉ हमारा होता है, हम जानते हैं वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट कैरिंग कैपेसिटी जो भी हमारी है करंट के। ये रिलेशनशिप हमारा क्या होता है, यहाँ वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। तो हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनल हम लगाते हैं R। तो ये हमारा क्या करता है, V इक्वल टू R इक्वल टू V अपॉन I। इसके बीच जब ग्राफ भी ड्रॉ करते हो तो आपको कैसा होता है, ये जो ग्राफ होता है हमारा कैसा होता है, लीनियर ही जाता है। कैसे जाता है, लीनियर। तो ध्यान रखें, एक्सप्लेनेशन हम बात करें, V वोल्टेज है क्रॉस द कंडक्टर, इन वोल्ट्स करंट जो है हमारा क्या है, करंट I से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्पियर में, और इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, ठीक है ना। तो ये बातें आपको बता रखी है। आगे इसमें बोल रहा है कि राइट द फॉर्मूला फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RP ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 रजिस्टर। 3 रजिस्टर्स दे रखे हैं, हमें फार्मूला क्या कर रहा है, डिराइव करने के लिए बोला है। देखो एक बात जानते हो हम कि फार्मूला जब भी डिराइव करने की बात कर रहा है, हम मान लेते हैं कि I1 I2, यहाँ पे I1 I2 ये लिखा है, ध्यान रखिएगा, ये I1 I2 और क्या है, I3 है। ये फ्लो हो रहे हैं R1 R2 R3 रजिस्टर्स में, जो कि पैरेलल में हमारे कनेक्टेड है। तो I1 I2 I3 हमारे फ्लो हो रहे हैं R1 R2 R3 में, ठीक है ना। ओम्स लॉ जब यूज करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू, चूंकि हम जानते हैं कि कैसे याद रखना है, आप याद रखिएगा कि पैरेलल में हमारे वोल्टेज सेम होते हैं। पैरेलल में क्या सेम होते हैं, वोल्टेज सेम होते हैं। और आप ध्यान रखो कि जो सीरीज में होता है वो क्या होता है, करंट सेम होता है। करंट का मतलब I। आप याद रखोगे, आपको क्या बनना है, वैसे तो इसको ट्रिक हम बोलते हैं कि SI बनना है। क्या बनना है, SI। S से सीरीज होगा, I से क्या होगा, करंट। तो सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। क्या सेम होता है, करंट। इसका जस्ट अपोजिट हम बात कर लेंगे, पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो सीरीज पैरेलल में हमारा क्या अलग होगा, करंट अलग होगा। करंट क्या होगा, अलग। तो टोटल करंट अगर मैं निकालूंगा, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई तो हमारी V क्या है, सेम है, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल में क्या होते हैं, सेम होते हैं। I1 I2 I3 हमारा अलग अलग हुआ, तो I1 I2 I3 हमने निकाल लिया। इक्विवेलेंट जब भी निकालेंगे ये सबके समेशन के क्या होगा, बराबर। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। हम जानते हैं
जो ओरिजिनल हमारा है पूरे सर्किट का I इक्वल टू वी अपॉन आर पी लिख सकते हैं, और यहाँ कितना हो जाएगा वी अपॉन आर वन, और यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि वी सब में कॉमन है, वी हमने कॉमन ले लिया, और यही वी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ बच जाएगा वन अपॉन आर पी इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। यही हमें क्या करना था, डिराइव करना था। और ध्यान रहे कि आपको सर्किट बनाते समय क्या रिप्रेजेंट करना है, करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, ए मीटर लगाना है, की लगाना है, और क्या लगाना है, बैटरी लगाना है। इस तरीके बनाकर आप कर दोगे तो आपको नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क ऑफ। देखो रेजिस्टेंस हमसे कह रहा है, आप एक्स और वाई के बीच में हम जानते हैं, ये जो दोनों रेजिस्टेंस दे रखे हैं, यहाँ पे आप नाम दे दोगे ना, इसको दे दो एक्स हो गया, ये वाई दे रखा है, तो यहाँ पे आप कर लो एक्स वाई जेड बात कर लो, और ये क्या बात कर लो, डब्ल्यू बात कर लो। तो हम बात कर लेंगे बिटवीन द पॉइंट Z and W, resistors are in parallel. जब ये पैरेलल हैं तो कितना बोल देंगे, वन अपान आर डैश इक्वल टू वन अपान आर प्लस वन अपान आर। यहां से अब निकालोगे तो टू अपान आर हो जाएगा, वन अपान आर डैश इक्वल टू, तो आर डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर बाई टू। ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल का हो गया, ये किसका हो गया, पैरेलल का, ठीक है ना। हम बात कर लेंगे ये जो एक्स, जो पूरे सर्किट में बात कर ले, देखो ये जो बना तो हमारा क्या हो गया, ये आर रहा, क्या रहा आर, और ये जो रेजिस्टेंस आया ये आर डैश रहा, तो आर डैश इक्वल टू कितना है, आर बाई टू है। अब एक्स और वाई के बीच में हमारा क्या है, यहाँ पे स्टेप टू बात कर लेंगे, स्टेप क्या बात कर लेंगे, टू। तो स्टेप टू में हम अगर देख पाए ये x है ये y है, x y के बीच में अगर मैं देख पाऊं तो यहाँ पे जो दे रखा है ये दोनों किसमें है, चूंकि r एंड r डैश आर इन सीरीज, किसमें है, सीरीज में है। जब ये सीरीज में है तो हम बात कर लेंगे r डबल डैश इज इक्वल टू r प्लस r डैश, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, r ये है हमारा और ये r बाई टू है, यहाँ से निकालोगे 3r बाई टू आएगा, और यही कितना आ जाएगा 1.5 r, 1.5 क्या हो जाएगा r। तो आपसे पूछा यही है कि फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क सर, तो आपका कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा, 1.5 r आएगा, कितना आएगा 1.5 r, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो यहाँ पे जो बोल रहा है 34 से लेकर हम बात कर लेंगे 36 तक, 34 से 36 हमारे क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, और ये कितने नंबर के हैं, सारे क्वेश्चन हमारे 5 मार्क्स के, कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स के, तो आप ध्यान रखना। चलते हैं क्वेश्चन को देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5 सॉल्यूशंस हमें दे रखे हैं, ए बी सी डी ई हमें दे रखे हैं, व्हेन टेस्टेड विद पीएच पेपर सोट हमें दे रखा है, 4 दे रखा है, 1 दे रखा है, 13 दे रखा है, 7 दे रखा है, और 10 दे रखा है। हमें कह रहा है यहाँ पे विच सोल्यूशन इज स्ट्रांगली एसिड। देखो स्ट्रांगली एसिड कब होता है, जब इंक्रीजिंग एसिडिटी हम बात कर लें, ये किधर होता है, इधर की तरफ, मतलब 0 हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो ये सबसे कम होगा, इसमें होगा क्या होगा, सबसे स्ट्रांग, मतलब 1 जो है हमारा सबसे स्ट्रांग होगा। तो बी सोल्यूशन जो है, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये क्या है, ई है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रांगली एसिडिक हमारा कौन सा हो जाएगा, स्ट्रांगली एसिडिक यही हो जाएगा, स्ट्रांगली एसिडिक। नेक्स्ट क्या पूछा है, स्ट्रांगली एल्कलाइन, एल्कलाइन का मतलब बेस होता है, तो बेस हमारा कब बढ़ रहा है, जब 14 की तरफ जा रहा है, तो जब सबसे ज्यादा होगा वही क्या होगा, ये स्ट्रांगली एल्कलाइन होगा, स्ट्रांगली एल्कलाइन। तो आप बता दोगे कौन सा है हमारा, ये हमारा है सी वाला, कौन सा, सी। वीकली एसिडिक हमसे बोल रहा है, वीकली एसिडिक का मतलब जो सबसे कम एसिडिक है हमारा, सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा, आप ध्यान रखो, जो सबसे ज्यादा हमारा क्या है, वीकली एसिडिक की अगर हम बात कर लें, जो सबसे ज्यादा हमारा बेस बनाएगा वो भी हमारा वीकली एसिडिक हो सकता है, लेकिन आप ये भी बोल सकते हो, यहाँ पे 1 और 4 रखा है ना, तो 4 वाला हमारा क्या हो जाएगा, वीकली एसिडिक। बस एसिडिक में बात कर रहा है तो हम इसी में बात कर लेते हैं, सबसे ज्यादा नंबर क्या दे रखा है, यही दे रखा है, तो वीकली एसिडिक ये हो जाएगा, वीकली एसिडिक। इसी तरीके अगर बात करें वीकली एल्केलाइन, तो वीकली एल्केलाइन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक आपसे न्यूट्रल भी पूछा है, न्यूट्रल हमारा कौन सा हो जाएगा, 7 पे हमारा न्यूट्रल होता है, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल, आपको बताया भी गया है 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल। और यहाँ पे क्या पूछा है, वीकली एल्केलाइन, तो ये क्या हो गया, वीकली एल्केलाइन। तो आप ध्यान रखिएगा, यही हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है, एल्केलाइन, एल्केलाइन,
ठीक है ना, ये हमसे पूछा गया। अरेंज द सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस आयन। ध्यान रखना H प्लस आयन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। आप जानते हो कि H प्लस आयन हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे धीरे, सबसे ज्यादा किधर की तरफ होता है, H प्लस आयन एसिडिक की तरफ होता है, ठीक है ना। तो हम बात कर लेंगे, हमसे पूछा गया है, हमसे यही पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन में हमें लिखना है। तो ध्यान रखो हम बेस से स्टार्ट करेंगे, बेस से। बेस में हमारा क्या होता है, इधर की तरफ जब भी जा रहे हैं H प्लस कंसंट्रेशन हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो सबसे ज्यादा नंबर होगा उसका सबसे ज्यादा होगा, मतलब C वाला सबसे ज्यादा है। तो यहाँ बात कर लेंगे सबसे कम ये होगा हमारा H प्लस कंसंट्रेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन लिखोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। C हो गया, C के बाद क्या होगा, E होगा, C के बाद क्या होगा, E के बाद क्या होगा, D होगा, D के बाद हम बात कर लेंगे क्या होगा, A होगा, और फिर क्या होगा, B होगा, क्या होगा, B। तो आपसे पूछा यही था, और सीक्वेंस भी आपके क्या हो चुके। ये A पार्ट है, क्या है A पार्ट। आगे बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राइट द नेम एंड द फार्मूला ऑफ एन एसिडिक साल्ट। हमें एसिडिक भी बताना है और बेसिक साल्ट बताना है। गिविंग द नेम ऑफ द पैटर्न एसिड, पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस यूज टू फॉर्म द साल्ट इन ईच केस। देखो पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस दोनों ही बताना है आपको, एसिडिक साल्ट भी बताना है और बेसिक साल्ट भी बताना है। देखो एसिडिक साल्ट क्या होगा हमारा, हम बात कर लें अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला कितना होता है, NH4Cl। क्यों, क्योंकि अमोनियम का जो आयन होता है NH4 प्लस होता है और Cl का कितना होता है, Cl माइनस होता है। इसी तरीके पेरेंट एसिड अगर मैं बात कर लूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा ही, क्योंकि हमारा क्या HCl हमारा है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा। और पेरेंट बेस यहां पे बात कर लें तो अमोनियम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड, जो कि हाइड्रोक्साइड आयन पे हम बात कर लें कितना होता है, OH माइनस होता है, NH4 प्लस होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, जब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा बनेगा अमोनियम क्लोराइड। बात आपसे इतना ही किया है, पेरेंट बताना है, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट तो लिखोगे भी उतना ही, ठीक है ना। बेसिक साल्ट की हमसे बात कर रहा है, बेसिक साल्ट में हम बात कर लें सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कौन सा है, NO2CO3 है। NO2CO3 कब बनेगा हमारा, जब हम बात कर लें कार्बोनिक एसिड हमारा मिलेगा। कार्बोनिक एसिड हमारा देखो CO3 बन रहा है ना, तो CO3 का मतलब यहाँ पे कितना होता है, CO3 2 माइनस, CO3 कितना 2 माइनस, और Na पे कितना होता है, एक सिंगल प्लस, इसीलिए Na क्या है 2 है और CO3 हमारा ये बना रहा है। H2CO3 हमारा क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है, और इसी को हम जब ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस और CO3 2 माइनस। पेरेंट बेस अगर हम बात कर लें तो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब कितना, Na प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, OH माइनस, OH क्या हो जाएगा माइनस। ये दोनों चीजें हमारी क्या है, पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस है, यही मिलकर हमारे क्या बना रहा है, बेसिक सॉल्ट को बना रहा है। किसे बना रहा है, बेसिक सॉल्ट को। आगे बात कर लेंगे हम। 34 नंबर का रहा है, नेम एंड स्टेट ब्रीफ द प्रोसेस विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर द सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो प्रिपेयर करता है फ्रॉम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन से सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बन रहा है उसको ब्रीफ में हमें क्या करना है, बताना है। इन दिस प्रोसेस अलोंग विद द मेन प्रोडक्ट 2x एंड y गैसेस आर गिवन ऑफ। पहले तो हम इस प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। x और y गैसेस हमसे निकल रही हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स हमें क्या करना है, एड 2 इलेक्ट्रोड, उसको भी बताना है x और y का नाम क्या होगा, ठीक है ना। और ये सारी प्रोसेस को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है। देखिए जो प्रोसेस यूज करते हैं उसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। कौन सा बोलते हैं, देखो क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्लोर एल्कली प्रोसेस में अगर हम बात कर लें, एनोड होता है हमारा, क्या होता है, कैथोड होता है। यहाँ पे जो सोल्यूशन हम यूज कर रहे हैं, क्या ब्राइन सोल्यूशन यूज कर रहे हैं। कौन सोल्यूशन यूज कर रहे हैं, ब्राइन सोल्यूशन यूज कर रहे हैं। और जब हम ब्राइन सोल्यूशन को यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम और हाइड्रोक्स। देखो क्लोर एल्कली प्रोसेस में हम बना क्या रहे हैं, यहाँ पे हम बना वही रहे हैं, प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें क्या बनाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। किससे बनाना है, सोडियम क्लोराइड से बनाना है। तो सोडियम क्लोराइड जब हमने लिया है तो सोडियम क्लोराइड में Na प्लस और Cl माइनस हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। Na प्लस और Cl माइनस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और वाटर में से हमारा H प्लस और OH माइनस हमारे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अलग। तो ब्राइन सोल्यूशन का मतलब क्या, सॉल्ट के सोल्यूशंस की बात कर रहे हैं। Na प्लस और Cl माइनस ये हमारा अलग हो गया। Na प्लस किधर की तरफ, ये देखो हमारा किस तरह होगा, एनोड। एनोड पे हमारा क्या है, ये पॉजिटिव है तो कौन से को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव आयन को, मतलब Cl को अट्रैक्ट करेगा। किसको अट्रैक्ट करेगा, Cl को। और ये हमारा नेगेटिव है कैथोड, ये कैथोड हमारा क्या होगा, निगेटिव हुआ। कैथोड निगेटिव है तो इधर की तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव। यहाँ स्प्रिंटिंग हुई है तो ये पॉजिटिव आयन सोडियम आयन को हमारा क्या करेगा,
अट्रैक्ट करेगा। जब ये अट्रैक्ट करेगा तो हमारे क्या हो जाएंगे, इसी तरीके हमारे सोडियम आयन एक तरफ हो जाएंगे और इन दिस प्रोसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एट द कैथोड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा किधर प्रोड्यूस हो जाता है, कैथोड की तरफ। ध्यान ये रखना है कि OH आयन भी Na के साथ हमारा क्या हो जाता है, मिल जाता है और इधर की तरफ हमारा क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ध्यान ये रखिएगा, OH इधर नहीं जाता है, गलती हो गई। OH आयन हमारा किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा और ये हमारे क्या होते हैं, आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होते हैं। इसी मेम्ब्रेन से हमारे क्या होते हैं, आयन एक्सचेंज क्या होते हैं, होते रहते हैं। आप अगर फिगर बनाओगे तो यहाँ पे नंबर्स इस पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन पे हमारे फिगर बनाने से आपका नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि बताएंगे सारे ही कि हाइड्रोक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है और क्लोरीन गैस हमारी क्या हो जाती है। देखो एक्स और वाई हमसे बोल रहा है, एक्स और वाई गैसेस, तो इस पे एक्स हमारा क्या है, क्लोरीन है, और वाई हमारा क्या है, हाइड्रोजन है। वाई क्या है, हाइड्रोजन है। तो आपसे पूछा यही था कि कौन सी गैसेस हमारी निकल रही है, तो ये हमारा क्लोरीन गैस हमारी किस पे निकलेंगी, ये हम बात कर लेंगे, एनोड पे निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस किस पे निकलेगी, कैथोड पे निकलेगी। पूछा यही था आपसे, एक्स और वाई का नाम बताइए। और आपसे ये भी पूछ रहा है कि स्पेसिफाइंग द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एट, तो इलेक्ट्रोड भी आपने बता ही दिया। करा व्हेन इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो NaCl हमारा क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। NaCl हमारा डिकम्पोज किस में होगा, ये रिएक्शन आपका होगा कि NaCl और H2 का जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो 2NaOH Cl2 और H2 बन रहा है, और यही Cl2 और H2 हमारे क्या हो रहे हैं, अलग अलग हमारे इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहे हैं, रिलीज हो जा रहे हैं। साथ ही साथ हमारा 2NaOH हमारे कैथोड पे क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है। आपसे बात यही किया था, आगे बात कर लेंगे हम। उसी प्रोसेस में हमसे शायद तीसरा क्वेश्चन भी पूछा गया है, वहां पे एक स्पेस में ज्यादा क्वेश्चंस आ जा रहे थे, मैंने इसीलिए इसको क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, पार्ट वहां पे थोड़ा लॉन्ग लिखा हुआ था, पढ़ने में दिक्कत होती, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया। हमने ये बता ही दिया कि गैस हमारी क्लोरीन गैस हमारी कहाँ हो रही है, एनोड पे हो रही है, और वाई जो हाइड्रोजन गैस है वो कहाँ हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है। ये बात तो हम कर लिए। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा था, वन ऑफ दीज गैसेस व्हेन रिएक्ट विद द ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस कंपाउंड Z। तो देखो एक बात समझो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ Cl2 जो मेरा रिएक्ट कर रहा है, एक गैसेस जब हमारा ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या क्लोरीन कर रहा है, कौन कर रहा है, क्लोरीन। तो ये बन जा रहा है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड हमारा बना रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का यूज हम कहाँ करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में करते हैं। तो आपसे ये भी पूछा है कि ये हमारा यूज करते हैं, पहले ही बता रखा है, तो हमें समझ में आ गया कि जेड का नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होगा, और यही क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। कैल्शियम का क्लोराइड बन गया और क्या बन गया, 2H2O बन गया। ठीक है ना, आगे बात कर लेंगे हम। नेक्स्ट कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट आर स्पोर्स, स्पोर्स क्या है हमारे, और ऑन विच स्ट्रक्चर्स आर दे फॉर्म्ड, कैसे ये फॉर्म्ड होते हैं, ये भी पूछा गया है। तो स्पोर्स क्या होता है हम जानते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होता है, ये डेवलप होता है न्यू ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है ना, जब भी बात कर लें, दे आर टिपिकली यूनिसेल्युलर होते हैं, लेकिन ये डॉर्मेंट हमारे क्या कर लेते हैं, मेन प्रभाव ये रख लेते हैं जब भी ये क्या होते हैं, फेवरेबल कंडीशन में ये ग्रोथ होती है। देखो एक बात समझो, डॉर्मेंट until condition are favorable for growth। देखो जैसे अगर मैं बात कर लूं कि हमारा ब्रेड है, ब्रेड पे हमने बात कर लिया, ब्रेड पे लॉन्ग टाइम तक उसको हमने रख लिया बाहर, और वहां पे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में हुआ रहा है, और वहां पे मॉइस्चर वगैरह हमारा समथिंग है या नहीं भी है, तब भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने पर ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। ब्रेड धीरे धीरे क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। तो वहां पे फॉर्मेशन किसका होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। वही स्पोर फॉर्मेशन वही बोल रहा है कि रिमेन डॉर्मेंट अंटिल कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए हमारा क्या होता है, यहाँ फेवरेबल कंडीशन इसको मिलनी चाहिए। स्पोर्स आर फॉर्म्ड स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसा होता है, डॉट डॉट करके हमारा स्ट्रक्चर होता है, यही क्या होता है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। इन फंजाई हम बात कर लें, दे कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड ऑन स्ट्रक्चर लाइक फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज पे भी हमारे क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। और स्पोर्स हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे हार्श एनवायरमेंट कंडीशन, जैसे हम बात कर लें एक्सट्रीम टेम्परेचर में हम बात कर लें, या डेसिकेशंस में हम बात कर लें, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, इन कंडीशंस में भी हम बात कर लें, ये क्या होते लगते हैं, रहते हैं। ठीक है ना, और दे ऑफन हैव टू टफ आउटर कोटिंग दैट प्रोटेक्ट देम ड्यूरिंग द डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी के दौरान जब भी हम बात कर रहे हैं, ये आउटर कोटिंग को भी हमारी क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है ना, डॉर्मेंसी का मतलब ये एक एडवर्स कंडीशन है जहां प्लांट अपने को क्या कर पाए, ग्रोथ में
कोई दिक्कत ना हो पाए, तो उस कंडीशन को जो वो सस्टेन कर पाते हैं उसी को बोलते हैं हम क्या, डॉर्मेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉर्मेंसी, ठीक है ना। एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट मल्टीपल यूजिंग स्पोर्स फंजाई सच एज, हम बात कर लेंगे क्या, मशरूम की बात कर लें, मोल्ड की बात कर लें, राइजोपस की बात कर लें, ये सब हमारे क्या है, यही पूछा था। तीसरा क्वेश्चन इसका ये पूछा था, नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच मल्टीप्लाई द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर। तो हमारे मशरूम होते हैं, मोल्ड होते हैं, राइजोपस होते हैं, ये सब हमारे क्या करते हैं, काम करते हैं। तो आगे बात कर लेंगे हम। इसका सेकेंड पार्ट आपसे पूछ रखा है, क्या कह रहा है, गिव द 2 रीजंस व्हाई सम प्लांट्स आर ग्रोन बाय द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्यों कुछ प्लांट हमारे वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हमारे ग्रोथ करते हैं, आपसे ये पूछा है। गिव 2 रीजंस, तो पहले ही बात हम कर लें कि जब भी प्लांट ग्रोन होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, उसके कुछ रीजन होते हैं। पहला क्लोनलिटी हम बात कर लें, ठीक एक जैसा ही बनता है, इस कार्ड से आइडेंटिकल बनता है, इसी कार्ड से वेजिटेटिव प्रोपगेशन से हमारे क्या करते हैं, प्रोड्यूस होते हैं ये आइडेंटिकल प्लांट, इंश्योरिंग दैट डिजायरेबल ट्रेट्स, जो भी ट्रेट्स डिजायरेबल होते हैं वही मिलता है, और ये प्रिजर्व करता है किसको, ऑफ स्प्रिंग को हमारे क्या करता है, प्रिजर्व करता है। मेनली हमारा क्लोनलिटी मतलब क्लोन के प्रोड्यूस करने की एबिलिटी, ऐसा समझ लो। और फास्टर एस्टेब्लिशमेंट, फास्टर एस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या, ये मेथड हमारा क्या करता है, अलाउ करता है क्विकर ग्रोथ को और एस्टेब्लिशमेंट को। इस कारण से न्यू प्लांट हम बात कर लें, सीड प्रोपगेशन के कंपैरिजन में हमारे क्या होते हैं, जल्दी एस्टेब्लिश्ड होते हैं, ठीक है ना। और न्यू प्लांट्स आर ऑलरेडी डेवलप्ड फ्रॉम प्लांट ऑफ द पेरेंट प्लांट, तो इससे न्यू प्लांट जो होते हैं पेरेंट प्लांट के कंपैरिजन में बहुत जल्दी हमारे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो आपने इसके बारे में पहले पढ़ रखा है कि फास्टर स्टेबिलिटी में हम क्या करते हैं, ये काम हम करते हैं। कैम्बियम प्रोसेस आप जानते हो, वहां पे भी हम इसका यूज कर सकते हैं। 2 कॉमन मेथड्स हमसे बोल रहा है, अच्छा ये भी पूछा है क्या, 2 कॉमन मेथड्स हमसे पूछ रहा है, 2 मेथड्स हम बात कर लें। पहला तो हमसे बोल रहा है कटिंग, जो कॉमन मेथड्स है वो कटिंग है और लेयरिंग है। तो कटिंग में अगर मैं बात कर लूं, क्या कर लेते हैं, टेकिंग ए पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज स्टेम, लीफ, या हम बात कर लेंगे इसके रूट, हम कुछ पार्ट को लेते हैं और ग्रो करते हैं न्यू प्लांट को, तो कटिंग करने से भी ये काम होता है। लेयरिंग में हम बात कर लेंगे, इन दिस कई सारे ब्रांच कर लेते हैं, ब्रांच इज ब्रेंड टू द ग्राउंड, ग्राउंड में ब्रेंड कर देते हैं, और कवर्ड विद द सॉइल टू इनकरेज रूट्स टू फॉर्म स्टिल इट अटैच। देखो लेयरिंग में हम करते क्या है, इसके ब्रांच को हम बेंड कर देते हैं ग्राउंड पे और कवर कर देते हैं सॉइल से, तो ये क्या करता है, फिर ये अटैच हो जाता है और पेरेंट प्लांट के थ्रू हमारा क्या कर लेता है, फिर से नए प्लांट को ग्रो करने की कैपेसिटी रखता है। तो यहाँ लेयरिंग इसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, लेयरिंग बोल रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही है। 2 ही बातें आपसे पूछी थी, क्यों करते हैं, एक तो क्लोनलिटी के कारण करते हैं और फास्टर एस्टेब्लिशमेंट के कारण हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज करते हैं। दूसरा आपसे पूछा है कि क्या मेथड्स है हमारे, कटिंग है, लेयरिंग है, ये हमारे क्या है, मेथड्स है। 2 ही मेथड्स पूछे थे, आप उसको क्या कर लेंगे, बता लेंगे। नेक्स्ट बात कर लेंगे, हमसे कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि स्टडी द डायग्राम, हमें डायग्राम जो दे रखा है उसको स्टडी करना है, एंड नेम द पार्ट्स ऑफ मार्क्ड ए बी एंड सी। ए बी और सी का हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो आप देख पा रहे हो जो ए पार्ट है हम बात कर लेंगे ही, ए पार्ट हमारा क्या कहला रहा है, मेल जर्म सेल करा रहा है या मेल गैमेट बोल रहे हैं इसको, ठीक है ना, ए पार्ट को हम बोल रहे हैं। और बी पार्ट जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा पोलन ट्यूब है, ये पोलन क्या है, ट्यूब है, तो पोलन ट्यूब हमसे बोल रहा है। बी पार्ट क्या है, पोलन ट्यूब है। और सी पार्ट हम बात कर लेंगे, यही हमारा क्या है, फीमेल जर्म सेल है, फीमेल क्या है, जर्म सेल है। और ये हम बात कर लें फीमेल जर्म सेल या फीमेल गैमेट भी बोल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है कि व्हाट हैपेंस व्हेन बी रीचेस टू सी, जब बी हमारा क्या हो जाएगा, बी रीचेस टू सी इन द ओवरी, जब ये सी के पास पहुंच जाएगा तो क्या होगा, आपसे बोल रहा है। तो जब बी हमारा कैरीज करता है ए को, मेल जर्म सेल को कैरी करता है, और जब ये यहाँ पे सी तक पहुंचता है तो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और वहां जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, वहां जाइगोट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। मेल जर्म सेल जब फीमेल जर्म सेल से कॉन्टेक्ट में आते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, बी उसको बस कैरी करता है, पोलन ट्यूब क्या करता है, उसको कैरी करता है। हमसे पूछ रहा है मेंशन इट्स सिग्निफिकेंस, हमें सिग्निफिकेंस क्या है, जाइगोट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट। तो जाइगोट हमारा क्या करता है, न्यू प्लांट ग्रो करने में मदद करता है, यही इसका क्या है, सिग्निफिकेंस है। कर रहा है नेक्स्ट हमसे इसमें क्वेश्चन कर रहा है, राइट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज दैट अकर इन फ्लावर। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या है हमारे, तो हम देख लेते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हमारे क्या है। सेकंड नंबर पूछा है राइट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस अकर इन अ फ्लावर। तो आप ध्यान रखिएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होता है, पहले तो फर्टिलाइजेशन समझ लीजिए कि हमारा होता क्या है। यहाँ पे हमारा मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, और जाइगोट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। प्लांट में ये अकर कैसे होता है, इनसाइड ओव्यूल इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर।
फ्लावर, ये हमारा उसी में होता है। तो ये हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। डेवलपमेंट ऑफ द सीड्स अगर हम बात कर लेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हम बात करेंगे कि हमारा क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द सीड्स होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप होता है किसमें, एम्ब्रियो में, जो कि हमारा क्या होता है, यंग प्लांट में हमारा जनरेट होता है। सराउंडिंग टिश्यू हमारे क्या होते हैं, विल फॉर्म इनटू द सीड्स। सराउंडिंग टिश्यू जो हमारे होते हैं वो किसमें फॉर्म हो जाते हैं, सीड्स में हमारे फॉर्म हो जाते हैं। किसमें फॉर्म हो जाएंगे, सीड्स में फॉर्म हो जाएंगे। विच कंटेन द एम्ब्रियो इज प्रोटेक्टेड बाय ए सीड कोट। यही हमारे सीड कोट से हमारे क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं। तो आपसे ये भी बात कहा है, तो आप ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखेंगे कि क्या क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स क्या है। इसके बाद अगर हम बात कर लें तो तीसरा इसमें हम बात कर लेंगे क्या है हमारा, कि क्या हो सकता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवरी इनटू द फ्रूट। ओवरी हमारा किसमें बदल जाएगा, फ्रूट में हो जाएगा। ये हाउस ऑफ ओव्यूल भी इसको बोल सकते हैं। यही हमारा डेवलप होता है फ्रूट में। और फ्रूट किस तरह होता है, ये सर्व टू प्रोटेक्ट डेवलपिंग सीड्स। यही हमारा डेवलपिंग सीड्स में हो जाएगा। एंड ऐड इन देयर डिस्पर्सल, और वो हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पे डिस्पर्सल में। विदरिंग ऑफ फ्लावर, विदरिंग ऑफ फ्लावर का मतलब यहाँ पे फ्लावर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो अपना रोल फुलफिल कर लेंगे, यहाँ पे पेटल्स और अदर नॉन प्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर हमारे क्या हो जाएंगे, ये स्टार्ट टू विदर, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। इसके बाद हम बात कर लेंगे दिस पार्ट ऑफ द प्लांट्स फोकस ऑन नर्चरिंग ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। यही हमारा क्या करेगा, विदरिंग ऑफ फ्लावर में ही हमारे क्या करेंगे, नर्चरिंग ऑफ सीड्स हम बात कर लेंगे और फ्रूट करेंगे। लास्ट हमारा होता है राइपनिंग। राइपनिंग का मतलब फलों के पकने की हम बात कर रहे हैं। सीड्स जब मैच्योर होते हैं तो फ्रूट अंडरगो राइपनिंग, किसमें जाएंगे, राइपनिंग में। विच मेक इट मोर अपीलिंग फॉर एनिमल्स टू ईट, और इसके द्वारा हमारे ईट इसको क्या करते हैं, एनिमल इसको ईट कर पाते हैं। ठीक है ना। तो बेसिक बातें अगर हम समझ पाए तो ओवरी हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे वेदरिंग ऑफ फ्लावर हो रहा है, जहाँ पे हमारे जो नर्चरिंग ऑफ सीड्स और फ्रूट में हमारा क्या कर रहा है, मेनली फोकस हो रहा है। और लास्ट में हमारा क्या हो पा रहा है, राइपनिंग में हमारा हो रहा है। क्या हो रहा है, राइपनिंग हो रहा है। तो ये हमारे क्या हो रहे हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन केसेस हैं। चलते हैं आगे। यहाँ पे कह रहा है, सेक्शन ई आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 37 और 39, 37 से 39 तक केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन है। और सारे क्वेश्चन हमारे क्या कर रहे हैं, 4 नंबर के हैं, 4 मार्क्स के आपके हैं। चलिए देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोर देन 3 मिलियन कार्बन कंपाउंड्स हैव बीन डिस्कवर्ड, कि 3 मिलियन से ज्यादा कंपाउंड हमारे क्या किए गए हैं, डिस्कवर किए गए हैं केमिस्ट्री में, कार्बन कंपाउंड। डाइवर्सिटी ऑफ दिस कंपाउंड्स इज ड्यू टू द कैपेसिटी ऑफ कार्बन एटम फॉर द बॉन्डिंग विथ वन एनदर एज वेल एज विथ अदर एटम। ये दूसरे एटम से जुड़ने के कारण या खुद के एटम से जुड़ने के कारण ऐसा होता है। कह रहा है मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये होता है हमारा, ऐसा बोल रहा है। राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला first 2 members of homologous series having the functional group of Br। देखो Br क्या होता है, ये ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन होता है। और हम जानते हैं कि 2 फंक्शनल ग्रुप हमसे बोल रहा है, ये हमें क्या करना है, फार्मूला लिखना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में कौन सा, एक तो CH3Br लिख सकते हो, जिसको बोल सकते हैं क्या, ब्रोमोमेथिन, 1 ब्रोमोमेथिन या ब्रोमोमेथिन बोल सकते हैं, ब्रोमोमेथिन। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे क्या है, ब्रोमोएथिन। ब्रोमो क्या है, एथिन। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी ये एल्केन ग्रुप में हमारा क्या होता है, ये क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड ये सब ऐड होता है, तो हम क्या जोड़ते हैं, ब्रोमो, क्लोरो, आइडो और फ्लोरो, ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पहला नंबर क्वेश्चन जो आपसे पूछा था। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है हमारा कि गिवन बिलो आर फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है हमारा, तो हमें पता है ये CHO ग्रुप है। कौन सा है, CHO ग्रुप। CHO ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। इसके सफिक्स के रूप में आप क्या ऐड करते हो, पूछा नहीं है, आपको बताया जा रहा है बस। सफिक्स के रूप में हम अल ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, अल ऐड करते हैं। ये कौन सा ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है दूसरा। तो कीटोन ग्रुप हो गया हमारा। इसमें सफिक्स के रूप में क्या ऐड करते हो, सफिक्स के रूप में अगर हम बात करते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, हम क्या ऐड करते हैं, ओन ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, ओन। ठीक है ना। तो आप ध्यान रखिएगा सफिक्स के रूप में क्या ऐड करते हैं। जैसे अगर बात कर लें मिथनल की बात कर लें, तो मिथनल में हम क्या करते हैं, HCHO करते हैं। ठीक है ना। यही हमारा क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड भी होता है। क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम बात कर लें इथेनॉल की बात कर लें तो CH3CHO हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ जब भी CHO जुड़ रहा है तो अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, अल। ऐसे ही अगर हम बात कर लें यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप में, तो ये हमारा हो गया CH3CO CH3
तो यहाँ बात कर लेंगे यही क्या होता है, प्रोपेनॉन। क्या होता है, प्रोपेनॉन, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, जनरली हम बात कर लेंगे प्रोपेनॉन होता है। क्या होता है, प्रोपेनॉन। ऐसे आप नाम करोगे, आगे बात कर लेंगे हम। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि what would be observed by adding 5% potassium permanganate drop by drop to warm ethanol to taken into test tube। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब भी एथेनॉल की बात कर रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट को हम ड्रॉप के रूप में यूज कर रहे हैं, ये एज एन कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो इसको पूछने का तरीका अलग अलग है, पिछले पेपर में भी यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। आप ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन जब भी होता है, इट मीन्स क्या होता है, कंट्रोल कंबशन की हम बात करते हैं। एथेनॉल को जब हीट करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, जिसको बोलते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन भी हो सकता है। यहाँ पे होता है K2Cr2O7, दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में से क्या होगा, कोई एक, या तो KMnO4 होगा या तो K2HCr2O7 होगा। तो ये हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइज होकर एथेनोइक एसिड बनाता है। या बनाता है, एथेनोइक एसिड बनाता है। तो यहाँ पे एथेनॉल देख रहे हैं, ये नेसेंट ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो KMnO4 के प्रेजेंस में हमारा होता है ये, और यही हमारा क्या हो जाता है, जो पर्पल कलर इसका होता है, क्या बन जाता है, कलरलेस बन जाता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि इसका मेन क्या काम है, आपसे पूछ रहा है, स्टेट KMnO4 इन द रिएक्शन, रोल ऑफ KMnO4। तो रोल ये करता क्या है, ये हमारा डीकलराइज करता है। जब भी यहाँ पे इथेनॉल सोल्यूशन में ड्रॉप वाइज डालते हैं तो पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट हमारा क्या हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज होकर हमारा Mn2+ आयन में हमारा ब्रेक हो जाता है, और हम बात कर लेंगे यही हमारा क्या बन जाता है, जनरली इसके कलर हमारे डिसअपीयर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिसअपीयर्स, ठीक है ना। तो मेनली ये किस तरह काम करता है, ये एज ए कैटलिस्ट के रूप में हमारा काम करता है, ठीक है ना। राइट द केमिकल रिएक्शन, तो रिएक्शन आपने लिख ही दिया है, और ये टेस्ट ट्यूब में हम करते हैं। तो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन हमारा जेंटली हॉट वाटर बाथ में हमारा क्या होता है, जाता है, और इथेनॉल को क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज करके एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बात वही बताई जा रही है। ध्यान रखिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें से पहले 2 क्वेश्चन हमारे एक नंबर के हो चुके, तो ये 2 नंबर का हमारा होगा। आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। आगे बात कर लेंगे हम। यहाँ पे अगर हम बात कर लें तो ये सी में ही और करके आपको दे रखा है, कह रहा है राइट द नेम ऑफ कंपाउंड फाउंड बाय द एथेनॉल। जब एथेनॉल को हम हीट करते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में 443 केल्विन पे, तो एक्सेस ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में हम करते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ये बन जाता है एथीन में। क्या बन जाता है, एथीन में, एथीन में बदल जाएगा, और किसमें हो जाएगा, वाटर कंटेंट में हमारा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे H2SO4 किस तरह काम करता है, ये काम करता है एज एन डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में। डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ से क्या करता है, अलग करता है। क्या करता है, अलग करता है। तो इसी को बोल रहे हैं क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में हमारा क्या करता है, काम करता है। तो रोल क्या है आपने बता दिया। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, तो आपने रिएक्शन भी क्या कर दिया, बता दिया। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको 2 नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। आगे बात कर लेंगे हम। ये दोनों ही रिएक्शंस आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले पेपर में भी ये पूछा गया था, बट पूछने का तरीका वहां पे अलग था, केस बेस्ड नहीं था, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए ट्यूब रनिंग फ्रॉम mouth to anus. Its main functions to break down complex molecule present in a food which cannot be absorbed as such as a smaller molecule. आप जानते हो कि हमारा क्या होता है, माउथ टू एनस की तरफ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। इसका मेन फंक्शन होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को हमारा क्या कर देना, फूड में हमें क्या कर देना, उसको एब्जॉर्ब कर देना स्मॉलर मॉलिक्यूल में। ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, ये बता रहा है। द मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्ब अक्रॉस द वॉल्स ऑफ द ट्यूब, ये वॉल्स ऑफ द ट्यूब के द्वारा एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब फूड रीचेज ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, और सारे वो फूड हमारे सेल के प्रत्येक बॉडी में हमारे क्या होते हैं, पहुंचते हैं। वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जहां ये एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए प्राप्त किए जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है, पहला नंबर पूछ रहा है नेम द ग्लैंड्स प्रेजेंट, कि ग्लैंड्स कौन सा प्रेजेंट होता है बकल कैविटी में। बकल कैविटी में आप जानते हो सलाइवरी ग्लैंड्स होता है। कौन सा होता है, सलाइवरी ग्लैंड। राइट द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड ऑन विच सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड्स एक्ट अपॉन। तो हम जानते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है, ये हमारा स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में हमारा क्या होता है, ये इसी पे क्या करता है, एक्ट करता है। आपसे यही पूछ रहा है, और इन्हीं को हमारा शुगर फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। कह रहा है सेक्रेशन फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, प्राइमरी एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट इन द फूड, और ये सलाइवा कंटेन करता है एंजाइम को, जिसको बोलते हैं एमाइलेज बोलते हैं। ये बिगिंस करता है प्रोसेस ऑफ स्टार्च को, डाइजेशन को, ब्रेक डाउन करता है, और पॉलीसेकेराइड्स
इनटू सिंपलर फॉर्म ऑफ शुगर में हमारा कन्वर्ट कर देता है। तो वही बात बता रहे हैं आपको कि स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट कर देगा, शुगर के फॉर्म में हमारा क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स को हमारा किस में करता है, ये शुगर फॉर्म में। आपसे पूछा भी यही था कि क्या करेगा ये ग्लैंड, तो ग्लैंड हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है, सलाइवा सेक्रेट करता है और यही हमारा क्या काम करता है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट दोनों फॉर्म एक ही है, दोनों फॉर्म क्या है, एक ही है, ठीक है ना। इनको ब्रेक डाउन करके शुगर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। कह रहा है यहाँ पे कि टू ऑर्गन्स हैव स्पिंक्चर मसल। स्पिंक्चर मसल देखो क्या होता है, एट देयर एग्जिट, टू ऑर्गन एग्जिट पे हमसे बात करा है, नेम देम। तो एक तो होता है स्टमक में भी होता है और कहाँ होता है, एनस में भी होता है। स्पिंक्चर मसल होता क्या है अगर हम बात कर लें, बस आपको नाम बताने थे वहां पे। वैसे तो अगर मैं बात कर लूँ ये होता क्या है, तो ये सर्कुलर मसल्स होता है दैट ओपन और क्लोज होता रहता है, रेगुलेट द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस इन द बॉडी। जो भी सब्सटेंसेस बॉडी में होते हैं उसको रेगुलेट करने का काम भी ये क्या करता है। स्पिंक्चर्स हमारा फाउंड होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हमारे क्या होते हैं, ट्रैक्ट, जिसमें हम बोल सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है जिसमें पैसेज वे रन करता है माउथ टू एनस तक, उसी को हम बोल रहे हैं क्या, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट बोल रहे हैं। या मैं बात कर लूं यूरिनरी ट्रैक्ट बोल लूं, या मैं बोल दूं ब्लड वेसल्स बोल दूं, या मैं आई के बोल दूं, इन सब जगह हमारा क्या होता है, ये स्पिंक्चर मसल क्या होता है, पाया जाता है। मेनली फंक्शन क्या होता है, ये रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ यूरिन, बाइल, या मैं बात कर लूं फेसेस जो होते हैं हमारे उनको रेगुलेट करता है, या मैं बोल दूं फ्लो ऑफ लाइट इन द आईज में को भी ये क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो आपको बातें समझ में आ रही। स्पिंक्चर मसल एग्जिट पे हमारा कहाँ होता है, इस यहाँ बोल सकते हैं स्टमक में, और कहाँ, एनस में बोल सकते हैं। दोनों ही पार्ट हमारे क्या है, यहाँ होता है। आपसे पूछा यही था, ये तो आपको बताया कि स्पिंक्चर मसल करता क्या है, पैसेज या पथवे हमारा क्रिएट करता है किसी भी सब्सटेंस को पास करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपसे, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा यदि म्यूकस इज नॉट सेक्रेट बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जब म्यूकस सेक्रेट्स नहीं होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो आप जानते हो कि म्यूकस हमारा एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है स्टमक की लाइनिंग में, और ये हमारा क्या काम करता है, ये सेपरेट्स करता है एसिडिक स्टमक जूस को जो कंटेन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम फ्रॉम द वॉल्स। इसको क्या करता है, इसको प्रिवेंट करने का काम भी हमारा क्या करता है, सेपरेट करने का काम भी कौन करता है, यही करता है म्यूकस। यदि ये प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे लॉट्स ऑफ एसिड जो प्रोड्यूस होंगे वो क्या कर लेंगे, लाइनिंग जो होगी इनर लाइनिंग उसको क्या कर देंगे, वहां पे ईट अवे मतलब खत्म कर देंगे, या उसके सरफेस को डिस्ट्रैक्ट कर देंगे या डिसरप्ट कर देंगे, इरिटेटिंग हमारा होने लगेगा, इन्फ्लेमिंग होने लगेगा, और ये क्या कर ले लेंगे, जो हमारे अल्सर होते हैं ओपन वाउंड्स हमारे बन जाएंगे, ओपन सोर्स बन जाएंगे, जिस कारण से हमारा अल्सर हो जाएगा वहां पे, और ये अल्सर लॉट ऑफ पेन क्रिएट करेंगे जो ब्लीडिंग भी कर सकते हैं। और एक्सट्रीम केसेस अगर मैं बात कर लूं तो परफोरेशन ऑफ स्टमक, वहां पे हमारे परफोरेशन हो जाएगा स्टमक का, स्टमक वॉल का, ठीक है ना। जिस कारण से ये हमारे लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि म्यूकस हमारा होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो कई सारी प्रॉब्लम वहां क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। ध्यान ये रखना, क्वेश्चन का जब भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करना ये वर्ड अंडरलाइन कर देना, 2-3 चीज की हमारा क्या हो जाता है, ओपन सोर जिसको हम बोलते हैं अल्सर हमारा वहां क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे लाइनिंग ईट अवे हो जाएगा। तो ये कुछ वर्ड आप अंडरलाइन कर दोगे तो मेनली एग्जामिनर का क्या होगा, वहीं आपका दिमाग जाएगा और आपको नंबर्स क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है ना। ज्यादा चीजें कहानी नहीं लिखनी है, मेन चीजें लिखना है इसमें। कह रहा है विली आर एब्सेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आप जानते हो कि जो विली होता है लार्ज सरफेस एरिया के कारण जो न्यूट्रिएंट्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं वो क्या होते हैं, ब्लड के थ्रू हमारे वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। तो ये अगर एब्सेंस हो तो यहाँ पे हम क्या बात कर लेंगे, जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फिंगर लाइक प्रोजेक्ट जो हमारा होता है ये जनरली तो सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, और यही इंटेस्टिनल लाइन में होता है जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट को अलाउ करता है। ये तो काम है। जब ये नहीं होगा तो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन वुड बी ए लॉट लोअर इन सरफेस एरिया लीडिंग टू माल न्यूट्रिशंस। माल न्यूट्रिशंस का मतलब न्यूट्रिशंस हमारे क्या होंगे, वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे और इनकी डिफिशियंसी हो जाएगी। सर्टेन विटामिन्स की बात कर लें, मिनरल्स की बात कर लें, या अदर न्यूट्रिएंट्स की बात कर लें, जिससे पर्सन जो होगा उसकी नॉर्मल डाइट हमारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसके कारण हमारा क्या हो जाता है, लोअर डाइजेशन एफिशिएंसी के कारण हमारा बात कर लें ये हेल्थ कंडीशन भी हमारी क्या हो जाएगी, क्रिटिकल हो जाएगी। तो बोला यही गया था आपसे, आपको यही क्या रखना है, ध्यान भी रखना है।
दोनों चीजें, दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे पूछ क्या दिया, फंक्शन ना पूछ के आपसे डायरेक्ट पूछ दिया, ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो ध्यान रखना इस बात को, क्या क्या चीजें हो सकती है। कहानी मत लिखिएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे आपसे कह रहा है जस्टिफाई करना है, हमारे समझ से जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, बाइल जूस कोई एंजाइम कंटेन नहीं करता है, येट इट हैज ए इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन, फिर भी इसके इंपॉर्टेंट रोल है डाइजेशन में। तो हम जानते हैं बाइल जूस हमारा जो प्रोड्यूस होता है लीवर से प्रोड्यूस होता है, और स्टोर किसमें होता है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो बाइल जूस करता क्या है, हम जानते हैं ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइंग फैट्स, जो इस प्रोसेस में जो डिकम्पोज होता है बिग लम्प्स ऑफ फैट को हम क्या कर देते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ फैट में हम कन्वर्ट कर देते हैं, और यही हमारा क्या कर देता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो डाइजेस्टिव एंजाइम में हमारे जब ये बढ़ा देगा तो हम बात कर लेंगे यहाँ पे अब कौन काम करता है, जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स हमारे फैट के थे इस पे लाइपेज काम करता है फैट्स पे हायर एफिशिएंसी के साथ, और यही हमारा क्या होता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमारे क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। तो बाइल एड्स हमारे क्या होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल। इसके अलावा भी हमारा काम है बाइल एड्स एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल, जैसे बात कर लें विटामिन होते हैं जो फैट में सॉल्युबल होते हैं, ADE ये हमारे फैट में सॉल्युबल विटामिन है, इनके एक्सक्रेशन में सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट के ये भी क्या करता है, मदद करता है बाइल जूस। तो ये न केवल एंजाइम के साथ हम बात कर ले, बिना एंजाइम के हमारा होते हुए भी बाइल जूस हमारा क्या करता है, प्रॉपर फैट डाइजेशन में हमारा क्या करता है, मदद करता है। ठीक है ना, तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। अच्छा क्वेश्चन था, ये भी ध्यान रखना। ये तीनों क्वेश्चन आपसे जो पीछे पूछे गए, दो वो वाला क्वेश्चन जिसमें म्यूकस क्वेश्चन था, इसके बाद हमसे विली वाला पूछा, और ये बाइल जूस वाला, तीनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है इन ए डोमेस्टिक सर्किट LED बल्ब अरेंज एज सोन, ये LED बल्ब अरेंज है हमारा, ऐसा फिगर में दे रखा है। द सोर्स वोल्टेज इज 220 वोल्ट, यहाँ पे हमें 220 वोल्ट है, सोर्स वोल्टेज का हमें बोल रखा है 220 वोल्ट है। एंड द पावर रेटिंग ऑफ द बल्ब, यहाँ पे पावर रेटिंग दे रखा है सबका 11 वाट है, और हम बात कर लें साथ साथ कितना है, 55 वोल्ट है, सबका वही है, सबका क्या है, वही है। ठीक है ना, नेक्स्ट हमसे बोला स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन K1 इज क्लोज। ध्यान रखो K1 यहाँ है, K1 कहाँ है, यहाँ है। जब ये K1 हमारा यहाँ पे क्लोज किया जाएगा तो ये क्या होगा, इसके क्लोज करने से इस सर्किट में हमारा फ्लो आएगा, मतलब ये हमारा क्या कर जाएगा, ए वाला बल्ब हमारा क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। तो बल्ब ए ग्लो कर जाएगा जब K1 क्लोज करेंगे, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगी वहां पे। K2 को जब क्लोज करेंगे तो क्या होगा, देखो जब K2 को क्लोज करोगे, इसके साथ अगर मैं बात कर लूँ यहाँ ना मैच करा के आप K2 के साथ मैच कराओगे तो ये सर्किट तुम्हारी कंप्लीट होगी नहीं, यहाँ सर्किट कंप्लीट होगी, तो यहाँ हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण BCDE हमारे क्या करेंगे, ग्लो करेंगे, क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। तो आपको यही पूछा था पहला क्वेश्चन। आगे बात कर लेंगे हम। इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि सर्किट करंट हमें निकालना है, किस पे, बल्ब बी पे निकालना है। किस पे निकालना है, बल्ब बी पे, मतलब इस बल्ब पे हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। और ये P दे रखा है, P इक्वल टू 11 वॉट है, और V इक्वल टू तुम्हें पहले से ही पता है 55 वोल्ट है, तो P इक्वल टू VI होता है। P इक्वल टू कितना, VI। तो हम जानते हैं P पहले से ही पता है, V यहाँ पे पता है, I निकालना है। I क्या करना है, निकालना है। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 11/55, 11 अपान कितना, 55। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/5, और इसी को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। कितना आएगा, 0.2 आएगा। ठीक है ना, बातें समझ में आ रही हैं। बस ये भी पूछा था हमारा दूसरा सेक्शन। तीसरा क्वेश्चन इसका देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, इसमें हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब बी। देखो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, तुम जानते हो P हमारा इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे अगर हम बात कर लें VI होता है, जनरली क्या होता है, VI, और V हमें पता है, V क्या है, पता है। I इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो, V अपान R लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, V अपान R। तो V अपान R लिखोगे तो कितना हो जाएगा, V स्क्वायर अपान R। तो R ने तो तुमने यहाँ पे क्या कर लिया, R तुमने अभी यहाँ पे निकाला था, यहाँ पे तुम पुट कर सकते हो वैल्यू, कितना हो जाएगा, V इक्वल टू IR भी लगा सकते हो, V इक्वल टू क्या, IR भी लगा सकते हो। तो I की वैल्यू पता है क्या, I की वैल्यू नहीं पता है, तुम डायरेक्ट यही लगा लो, V स्क्वायर अपन R लगा लो। क्या लगा लो, V स्क्वायर अपन R। तो V स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 55 इंटू 55, और R की वैल्यू अगर हम देख पाए तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है, R की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो यहाँ R ही रह जाएगा, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इक्वल टू 55 इंटू 55 अपान कितना हो जाएगा, P की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो कितना, 11 5 जो 55,
सॉल्व कर लोगे 5 5 जो 55, 5 5 जो 25, तो ये हो जाएगा 27, 275 ओम आएगा। 275 क्या आएगा? ओम। तो यहाँ पे तुम इससे भी निकाल सकते हो इक्वल टू आई आर। यहाँ आई आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। आई आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई तो हमारे समझ से दिया नहीं है, आई हमारा दिया है क्या? आई नहीं दिया है, तो आप ये डायरेक्ट आप पुट कर लोगे 275 ओम हमारा क्या हो जाएगा? आ जाएगा। इसको मत करके आप वो वाला कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है किसमें? कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बल्ब बी सी डी ई में। तो आप जानते हो जब बी सी डी ई में अगर तुम ध्यान दो तो सब किसमें? सीरीज में ही कनेक्टेड है, मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा। एक का हमारा 275 आया, मतलब अगला भी 275 आएगा। सबको जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 275 करोगे। क्यों? क्योंकि 275 को 4 बार प्लस करो या 4 से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमारा क्या आएगा? 1100 ही आएगा। 1100 ओम हमारा क्या हो जाएगा? आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कैसे अटेम्प्ट करना है इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम। कह रहा है इसमें लास्ट शायद क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट वुड हैपन टू द ग्लो ऑफ ऑल द बल्ब्स इन द सर्किट। सारे सर्किट में क्या होगा? व्हेन K1 कीज एंड K2 कीज बोथ आर क्लोज एंड बल्ब सी इज सडनली हमारा क्या हो जाता है? ये फ्यूज हो जाता है। तो आप ध्यान रखो कि जब भी हम बात कर रहे हैं कि क्या हैपन होगा, ऑल द बल्ब इन द सर्किट व्हेन द K1, जब दोनों को क्लोज करें, दोनों को क्लोज करोगे तो क्या होगा? बल्ब ए विल कीप ग्लोइंग, क्योंकि हमारा क्या हो गया? दोनों को हमने कनेक्ट किया सेम ब्राइटनेस। लेकिन जैसे ही सी हमारा क्या हो गया? यहाँ पे हमारा ग्लो करना बंद हो जाएगा, तो हम बात कर लेंगे या फ्यूज हो जाएगा, तो बी सी डी ई हमारे ग्लो नहीं करेंगे। इसका रीजन ये है कि बी डी यहाँ पे बी डी ई हमारे क्या है? कनेक्टेड है सीरीज में। जब सी हमारा फ्यूज हो जाएगा तो यहाँ पे करंट हमारा पास नहीं होगा, जिस कारण से हमारा कोई भी बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं करेगा। लेकिन बल्ब ए हमारा क्या है? रिमेन अनअफेक्टेड, क्योंकि ये हमारा क्या है? पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में वोल्टेज सप्लाई हमारी सेम होती है, वो ग्लो उसने ही ब्राइटनेस से करेगा और ये नहीं करेगा। तो आज आपका ये पेपर क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है। आपसे यही पूछा था कि बल्ब ए हमारा क्या करेगा? ग्लो करता रहेगा, और ये सब ग्लो नहीं करेंगे क्योंकि ये सीरीज में थे, वो पैरेलल में था। पैरेलल में वोल्टेज सप्लाई सेम होती है, सेम ब्राइटनेस से हमारा करता रहेगा, ये सब कोई ग्लो नहीं करेगा। आप जानते हैं ये सारी बातें। आप देखो ये हमारा क्या हो गया? पेपर यहाँ पे क्या हो गया? समाप्त हो गया, या इसके बाद कोई क्वेश्चन है नहीं। तो हम बात कर लेंगे आपका आज सेट 3 क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है, ठीक है ना। सेट 4 और सेट 5 के भी सोल्यूशंस आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, क्योंकि पेपर आपका काफी पास में आ चुका है और आपको रिवीजन करने की जरूरत है। एक बार PYQ देख जरूर लीजिएगा। कुछ एक बायो के क्वेश्चन जो अलग दिखे वो मैंने आपसे अभी बात किया कुछ देर पहले, और इसके पहले भी पहले और दूसरे सेट में कुछ क्वेश्चन काफी अच्छे थे। तो आपको उसको क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। आपने कितनी बार मॉडल पेपर लगाया है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको लॉजिकल क्वेश्चन के आंसर देने आने चाहिए। कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, कैसे नहीं करना है, क्या क्या पॉइंट हमें रिटेन करना है, कैसे रिटेन करना है, इन सारी बातों को मैं डिस्कस करता रहता हूँ, और ये आपके लिए क्या रहेंगे? काफी अच्छा रहेंगे। स्टैंडर्ड मैथ का भी हम क्या कर रहे हैं? सारे स्लॉट डालना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 10 मार्च को आपका पेपर है और जल्दी ही हम क्या करेंगे? सारी चीजों को कंप्लीट कर लेंगे 2024 के पेपर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।